जरा सोचिए, अगर हर कदम पर आपको कहा जाए कि आप सफल नहीं होंगे, क्या आप रुकेंगे या इन शंकाओं को अपनी ताकत बनाएंगे? गोल्डन 13 की कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं, बल्कि उन सपनों की भी है जो उन्होंने अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए देखे। नेवी में जगह बनाना आसान नहीं था, पर उन्होंने हर रुकावट को अपनी हिम्मत से पार किया। उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं, उन सब की थी जिनके लिए उन्होंने रास्ता खोला। यह कहानी है जुनून और इरादों की। तो आइए, उनके इस सफर में हमारे साथ चलिए और उनकी प्रेरणा को महसूस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। अच्छा, इतना आपने जो वीडियोस देख लिया है, किसी को अब हल्का सा भी ये लगता है कि उसके अंदर में कुछ टैलेंट है। वैभव को तो लगता ही है भाई, उसको तो पहले से लगता है कि फिल्म बनाने का टैलेंट उसके अंदर में है। शिरीष, आपको अब लगता है थोड़ा थोड़ा? नहीं, टैलेंट नहीं पता चला, लेकिन क्या ये लगता है कि इस तरीके से हम लोग खोज सकते हैं अपना टैलेंट? अच्छा, अगर खोज सकते हैं इसका मतलब होगा तभी तो खोजेंगे, तो शायद हो भी। गरिमा, आपके अंदर टैलेंट है कोई? और क्या अब इस तरीके से खोज पाएंगे? तो मैं चाहता हूँ हम लोग इसके प्रॉपर हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो बना करके, कुछ क्रिएटिव वीडियो, ताकि हमको हर एक चैप्टर याद हो जाए। मैं प्लान कर रहा हूँ इसका एक सेशन करने के लिए, बॉम्बे में, दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ में, इसी का हिडन टैलेंट का। तो उसके लिए मुझे आप लोग को स्टेज पर खड़े होकर बोलना है। तो हर एक चैप्टर का आपको कम से कम 1 मिनट तक के लिए खूब कॉन्फिडेंटली बोल पाना चाहिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस एवरी चैप्टर। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिफाइंग ग्रेविटी। कि जब आप एकदम निचले हिस्से के लोग हैं, फेल होने वाले, जैसा कि हमने पढ़ा था उनके बारे में, गोल्डन 13 के बारे में, जिसमें 16 लोग थे जो एक तरह से गांव के थे, कुछ नहीं जानते थे। उनको ऑफिसर की नौकरी, IAS PCS लेवल की नौकरी के लिए उनको बुलावा गया और उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया पढ़ा कर। जैसे कि श्रीश ने अब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर दिया अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स को बता करके कि यार चल, मैं तुझे पढ़ाऊँगा और तू मुझे हेल्प करना, कोच करना। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों ने ग्रेविटी को डिफाई किया, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ थी वो किया। तो उसी में आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लेजिंग अ ट्रेल। ब्लेजिंग अ ट्रेल मतलब जहाँ पर कोई, ब्लेजिंग मतलब एकदम साफ कर देना, आग लगा देना, कोई फुटप्रिंट्स ना छोड़ना, कोई निशानी ना छोड़ना जहाँ से आप चल चुके हैं। उल्टा ट्रेल मतलब पहले जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ पर रास्ता बना देना। ब्लेजिंग अ ट्रेल मतलब पहली बार आप गए और जंगल में हैं या कहीं पर रेगिस्तान में हैं और कोई रास्ता नहीं है, कुछ है नहीं, और वहाँ पर आपने पब्लिक के लिए रास्ता बना दिया। तो ये हमारा लास्ट क्लाइमैक्स है इस चैप्टर का, डिफाइंग ग्रेविटी का। गोल्डन 13 फाउंड पर्पस इन फाइटिंग फॉर अदर्स। गोल्डन 13 को दूसरों के लिए, अपने जैसे और लोगों के लिए लड़ने के लिए पर्पस मिला, एंड अगेंस्ट लो एक्सपेक्टेशंस। प्लस लोग उनसे बहुत कम एक्सपेक्ट करते थे, उससे भी उनको लड़ना था। दे फेस्ड फार वर्स दैन टिपिकल नेसेयर्स। जितने भी लोग उनको मना कर रहे थे, अरे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नेसेयर्स, उनसे ज़्यादा बड़ी चीज़ थी वो जो फेस कर रहे थे। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स नेवी लीडर्स हैड टू कॉल आउट इंस्ट्रक्टर्स फॉर प्रेजुडिस। बहुत बार ऐसा होता था कि जो नेवी के लीडर्स थे उनको कॉल आउट करना पड़ता था इंस्ट्रक्टर्स फॉर प्रेजुडिस, कि वो बायस थे, ये बुराई करते थे, उनको लिटरली बेइज्जत करते थे कि तुम इस काम के लिए नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, गलती से तुम यहाँ पर आ गए गवर्नमेंट की वजह से। मैनी ऑफ देम डिड नॉट वॉन्ट एनी पार्ट ऑफ इट, लैमेंटेड अ वाइट ल्यूटेनेंट जॉन डाइल। जॉन डाइल एक वाइट ल्यूटेनेंट था, बोलता है मैनी ऑफ देम डिड नॉट वांट एनी पार्ट ऑफ इट, कि ये लोग जो यहाँ थे इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसे आकर के बेइज्जती कराएं। Officers had to be told that a certain attitude could not be displayed. That they must treat the black recruits in the same fashion they would the whites. वहाँ जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनको ये बोला जाता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम
ऐसे ऐसे बात किया जाता है किसी ऑफिसर से, ये लोग ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, ये ब्लैक है तो क्या हुआ, बट फिर भी लोग बेइज्जत करते थे। इवन देन मल्टीपल वाइट इंस्ट्रक्टर्स टोल्ड देम दे वुड नेवर मेक इट, और फिर भी ढेर सारे जो वाइट इंस्ट्रक्टर्स थे वो बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दे विल नेवर मेक इट। इट वॉज क्लियर टू द गोल्डन 13 दैट देयर नेसेयर्स वरंट क्वालिफाइड टू जज देम। इस बात से एकदम क्लियर था कि जो लोग भी इनकी बुराई कर रहे थे, इनकी बेइज्जती कर रहे थे, नेसेयर्स, वो लोग इनको जज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इनके बारे में जानते नहीं थे। देयर लीड इंस्ट्रक्टर्स हैड ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेवल एकेडमी 2 years अर्लियर। उनका जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्टर था वो मुश्किल से 2 साल पहले नेवल एकेडमी में पढ़ के निकला था। उसको क्या पता कौन सा बच्चा क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। He had less experience than many of them and they felt he didn't know the first thing about their capabilities. इन बच्चों के पास, ये बच्चे थे जो उनको पढ़ाते थे, इनके पास खुद जिनको सिखा रहे हैं हमारे गोल्डन 13 उनसे कम एक्सपीरियंस था, और बहुतों के पास तो इनसे कम कैपेबिलिटी भी थी। दे हार्नेस्ड हिज डाउट एज मोटिवेशनल फ्यूल। इसलिए गोल्डन 13 ने कहा ठीक है तुम हमारे पर डाउट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाएंगे करके। ये एक तरह से मोटिवेशनल फ्यूल हो गया। दे डिसाइडेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और उन्होंने डिसाइड किया कि इनको हम गलत साबित करके दिखाएंगे। इट वॉज होप्ड बाई सम दैट वी वुड फेल, सो देयर बी एन एक्सक्यूज टू जस्ट डिसकंटिन्यू एनी आइडियाज ऑफ कमीशनिंग ब्लैक ऑफिसर्स बिकॉज दे वर जस्ट नॉट कम्पिटेंट, दे वर नॉट इंटेलिजेंट इनफ। ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग फेल हो जाएंगे और उसके बाद से कभी भी किसी भी ब्लैक आदमी को इस जॉब के लिए कमीशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कम्पिटेंट हैं ही नहीं, इनके अंदर में बुद्धि ही नहीं है इतनी। सैमुअल बार्न्स पॉइंटेड आउट दैट गेव अस ग्रेटर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। सैमुअल बार्न बोलते हैं जब इस तरह की बातें हम सुनते थे तो हमको और ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करते थे कि हम सक्सीड करेंगे। वी सेड वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज देर आर दोज हु एक्सपेक्टेड अस नॉट टू सक्सीड। सैमुअल कहते हैं हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों को लगता था कि हम बेवकूफ़ हैं, तो एक तरह से हम चुपचाप सीक्रेटली स्टडी करते थे ताकि हम उन लोगों को गलत साबित कर सकें जो उनको लगता है कि हम सक्सीड नहीं करेंगे। टू प्रूव देयर नेसेयर्स रॉन्ग दे ऑल हैड टू मेक इट। उनको प्रूव करने के लिए नेसेयर्स को कि वो गलत हैं, इन सब को करना था, जीतना था। एंड दे डिडंट वांट टू लेट वन अनदर और देयर कम्युनिटी डाउन। इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, लाखों लोग थे ब्लैक्स जो एकदम मजदूरी का काम करते थे, उन सबको ये डाउन नहीं कर सकते थे और एक दूसरे को भी ये नीचा नहीं कर सकते थे, हरा नहीं सकते थे। इनके ऊपर बहुत स्टेक पर था। वी फाइंड आवर डीपेस्ट रिजर्व्स ऑफ रिजॉल्व व्हेन एन एंटायर ग्रुप इज रिलाइंग ऑन अस। अब सुनिए, अगर आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन चाहिए वो तब आता है जब पूरा का पूरा ग्रुप आपके ऊपर रिलाई करता है। अब मान लीजिए कल सुबह हम लोग एडिटिंग रूम में बैठे और हम सबके सब रिलाई कर रहे हैं गरिमा के ऊपर कि वो आएगी और हमारा रात को शाम को जो वीडियो पब्लिक होने वाला है उसको एडिट करके पब्लिक करेगी। तभी बेचारी सो नहीं पाएगी, परेशान हो जाएगी। रिलाइंग मतलब कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। और जब पूरा का पूरा देश, एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके ऊपर रिलाई करता है तो आपका डीपेस्ट रिजर्व निकल के आता है, जो अपने रेजोल्यूशन इच्छा शक्ति होती है वो निकल के आता है। माई कलीग्स कैरन नॉल्टन हैज़ शोन दैट व्हेन वी फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप वी फील आवर बूट स्ट्रैप्स आर लिंक्ड। मुझे ये भी लगता है कि जैसे यहाँ पर गरिमा अपने आप को अंडरडॉग या आउटकास्ट फील करती है, थोड़ा थोड़ा श्रीश भी करते हैं कभी कभी टैलेंट की बात जब आती है। ऊपर बेचारे दोनों जो एडिटर बच्चे हैं वो भी आउटकास्ट फील करते हैं। हम सब के सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, एक ही घर में हैं, लेकिन फिर भी आउटकास्ट फील कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम किसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे तो हमें हमारे अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। अच्छा, मान लीजिए किसी दिन मैं आप में से किसी एक से बहुत नाराज़ हो जाऊं और मैं कहूं आज से तुम्हें मेरी क्लास अटेंड नहीं करनी है, तो कैसा रहेगा? क्योंकि भाई तो मेरी बात नहीं मानते, तो मेरा वीडियोज एडिट नहीं करते, जो मैं बताता हूँ उसको याद नहीं रखते। जैसे नहीं स्कूल्स में टीचर लोग नाराज़ होते हैं तो करते हैं, तो कैसा लगेगा? गरिमा कैसा लगेगा? उसको एक शब्द में बोलिए। गरिमा कहेंगी भाड़ में जाओ, लगेगा।
कैसा लगेगा? नहीं, ये ऐसे ही पुराने ज़माने में लोग देश निकाला देते थे, गांव निकाला देते थे। अगर किसी ने बहुत गलत काम किया तो लोग सुसाइड कर लेते थे। हाँ, हम लोगों को जब किसी ग्रुप का हिस्सा, अभी पता है अभी क्या हो रहा है, आपने इस ग्रुप को एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को थोड़ा सा वैल्यू करें कि इस ग्रुप में रहने के लिए, देखा ना फिल्मों में बहुत बार देखते हैं कि कुछ लड़कों के ग्रुप्स होते हैं हार्वर्ड वगैरह में, कहीं कॉलेज में जो बॉयज़ के ग्रुप्स होते हैं, सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं, वो जाकर आग पे, कैंडल पे हाथ जलवाते हैं और कसम खिलवाते हैं आज से हम इस ग्रुप के हिस्सा हैं। डेड पोएट सोसाइटी और इस तरह की कौन कौन सी सोसाइटीज़ होती हैं, ओथ खिलाते हैं। तो क्या मैं आप लोगों से ओथ दिलाऊं कि आप सबको जितना भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, कर रहे हैं, उसके साथ में काम करना होगा? कसम खिलाऊं? तो खा लीजिए कसम, बिना खिलाए खा लीजिए, क्योंकि अभी भी हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं बना है, वो ऐसे ही एक लूज ग्रुप है। जिस दिन मैं नहीं होता हूँ ग्रुप होता ही नहीं है। कह रहे हैं अगर आप किसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे तब आपके अंदर में सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस आता है। वी फील आवर बूट स्ट्रैप्स आर लिंक्ड। हमको लगता है कि यार करना पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा। ये फीलिंग आती है। मेरी और बड़ी मम्मी के बीच में यही आती है। मैं उनसे बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड मत जाओ। बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तो कौन करेगा। यही फीलिंग बड़ी मम्मी को आती है जब वो बोलती है कि टेबल साफ़ नहीं किया, किचन में काम नहीं किया। छोटी छोटी चीज़ें जो एक घर में होता है ना, वो बूट स्ट्रैप होता है। और इसी बूट स्ट्रैप में ही आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या क्या नहीं, क्या कर रही हूँ। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो कुछ खोजो कंट्रीब्यूट करने के लिए, तभी आपको आएगा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ तब मैं ले सकता हूँ, मेरा हक है। आज वैभव बोल सकता है कि हाँ मेरी सैलरी है, मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ और ये रिजल्ट लेकर आ रहा हूँ। आपको ये चीज़ कुछ कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तभी आप इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये अभी वीक है। अभी जो आप लोगों को लगता है ना कि जैसे शिरीष को कभी कभी लगता है मेरे पास टैलेंट नहीं है, या आपको लगता है कि ठीक है देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो इसीलिए है बिकॉज यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग अभी कमज़ोर है। जैसे अभी नहीं, मान लो मम्मी नाराज़ जो है, बोले तुम जाओ इलाहाबाद चले जाओ या एनटीपीसी चले जाओ, तो कितना ख़राब लगेगा। वही है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आपको लगता है नहीं मैं अपना हिस्सा दूंगी तभी ये ग्रुप रहेगा, नहीं तो ग्रुप खत्म हो जाएगा। वी बिकम ड्रिवन टू डिफाई लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर ग्रुप इन ऑर्डर टू पुल द एंटायर ग्रुप अप। जितने भी लोग हमारे ग्रुप से लो एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसको डिफाई करना चाहते हैं ताकि पूरे के पूरे ग्रुप की वैल्यू ऊपर उठ जाए। We don't just want to prove ourselves, we want to blaze the trail for others to follow. हम खाली खुद को प्रूव नहीं करना चाहते। जैसे मैं तो क्रिकेट कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है पापा लोग देखते थे पहले, जब सचिन तेंदुलकर वगैरह खेलते थे तब, और उसमें हम लोग बार बार सुनते थे कि इंडिया या जो भी टीम्स थी उन सबसे अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वो लोग हर एक बॉल पे ऐसे खेलते थे कि देश जीते, उनका देश जीते। और हम लोग यहाँ देखते थे कि ऐसा पापा लोग बोलते थे, मैं तो देखता नहीं था, कि वो अपना 100 रन बनाना चाहते हैं, वो अपना 200 बनाना चाहते हैं, चाहे इंडिया जीते चाहे ना जीते। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा पैशनेटली खेलती थी। तो कह रहे हैं आप इसलिए काम करते हो, इसलिए मेहनत करते हो ताकि आप यू ब्लेज अ ट्रेल फॉर अदर्स टू फॉलो। एक रास्ता क्रिएट करें ताकि दूसरे लोग उसको फॉलो कर सकें। आपके पीछे कई लोग जो आने वाले हैं। Golden 13 knew they were representing something far bigger than themselves. Golden 13 को पता था कि वो केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उससे कहीं बड़ी चीज़ है। किसके लिए कर रहे थे? एक तरह से इंडिया चाहती है कि वो आज़ाद हो जाए। गरीब इंसान, गांधी जी खाली अपने लिए नहीं लड़ाई कर रहे थे, वो पूरे इंडिया के जनता के लिए लड़ाई कर रहे थे। ऐसे ही इनको लगा कि हम अपने पूरे जी भी ब्लैक कम्युनिटी, लाखों करोड़ लोग हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। We recognize that we were plowing new ground. हमको पहली बार ये हमको एहसास होने लगा कि हम लोग नया एकदम जंगल को जा कर के खेत बना रहे हैं।
George Cooper remarked, if we failed, there were 120,000 men out there who wouldn't have a shot at this for a hell of a long time. ये कहते हैं जॉर्ज कूपर, उसी में से एक आदमी, कि हमको पता था अगर हम फेल हो गए तो 1,20,000 लोग हमारे जैसे हैं, उनको कभी भी इस टाइप का मौका नहीं मिलेगा बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए. इट वॉज़ एन ऑसम रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बहुत बड़ी और बहुत ही कमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर. वी टॉक्ड अबाउट इट कॉन्स्टेंटली, और इसको भूल न जाएं, इसके लिए हम बार बार बात करते थे. आज बड़ी मम्मी आप लोगों से बात कर रही थी कि किस तरह से आप अगर BBA के बाद MBA कर लें तो अच्छी नौकरी मिलेगी, 1,000 रुपये की, 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख की. और मैं मन ही मन रो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास अपना खुद का काम है और हम हो सकता है उससे ज़्यादा सैलरी दे सकें लोगों को. और फिर मैं इसलिए भी रो रहा था कि मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, वैभव हैं, गरिमा हैं, श्रीश हैं और बड़ी मम्मी भी हैं, वो ये मानते हैं कि कुछ बड़े कम्युनिटी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं. कि अगर तुम BBA MBA कर लोगे तो तुम्हारा एक बड़ा सैलरी मिल जाएगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, अपने लिए दुख होता है, इस ग्रुप के लिए दुख होता है जो हमने क्रिएट किया है. बाकी आपकी ज़िंदगी तो अच्छी चलेगी, लाखों रुपए कमाएंगे आप. तो नहीं, मैं सच में कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस काम को करता हूँ, आज मुझे एक बच्चे ने, अजय नागपाल नाम है उसका, अजय नागपाल नाम है. उसने जनों का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स भी ज्वाइन किया है. उसने एक कोई वीडियो देखा और उसमें एकदम एक ऐसी बात लिखी है जो, हाँ, उसने लिखा है कि सर आपके घर वाले आपको एनलाइटेंड क्यों नहीं मानते? हम तो जानते हैं आप एनलाइटेंड हैं. वो एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ मिलकर के मैं काम करना चाहता हूँ. ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आ करके यहाँ जुड़कर काम करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं ज़नोगीज़ की. तो देखिए, अपने करियर को बनाने में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो मोटिवेशन कम है. कोई बड़ा काम करने के लिए वो बहुत कम मोटिवेशन है. मैं तो अभी कल ध्रुव राठी का 3-4 वीडियोस देखा. मैं उसको देख करके सीखने की कोशिश करूँगा कैसे वो एडिटिंग करता है, कैसे वीडियो मेकिंग करता है. और मैं देख रहा हूँ वो खाली पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता. वो कहीं ना कहीं उसने दिमाग में लगा लिया है, ये बात बैठा ली है कि मुझे इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है. अब वो कितनी सच बात है, कितनी झूठ, पता नहीं, लेकिन वो डरता वरता नहीं है. वो उतना ही निडर है जितना अरविंद केजरीवाल है. तो जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको बड़ा मोटिवेशन चाहिए, और ये बहुत छोटा मोटिवेशन है कि मुझे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये मिल जाए और फिर मैं अपना फ़ोन और अपना घूम फिराई कर सकूं. ये बहुत कम मोटिवेशन है. जितना मोटिवेशन होगा उतना ही बड़ा काम कर पाएंगे, उतनी ही बड़ी सैलरी कमा पाएंगे, उतनी बड़ी संस्था बना पाएंगे. मुझे याद है मेरे कज़न ब्रदर हैं डॉक्टर सुनील पांडे, वो भी MBBS किया उन्होंने भी मेरी तरह ही, मतलब घर वालों ने ज़बरदस्ती उनसे MBBS करा दिया. और उसके बाद MD वो नहीं कर पाए. उन्होंने भी डायग्नोसिस सेंटर खोला था वहीं बम्बई में, वो 2-4 साल चलाया. फिर भाई के साथ उनका कुछ लड़ाई हुई, फिर बाद में दोस्ती पैचअप हुई, और ऑलमोस्ट 15 साल तक अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करने के बाद फाइनली वे क्या कर रहे हैं? कोई गेस? MD जॉब. नहीं, डॉक्टर सुनील पांडे मेरे मौसा जी के बेटे हैं बम्बई में. अरे मुन्ना भैया जानते हो, उनके बड़े छोटे भाई. हाँ, संजू भैया उनको बोलते हैं. हाँ, तो उनको जब मैं मिलता हूँ ना तो मुझे लगता है यार, एक बार मैंने उनसे कहा भी कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, क्या ऐसी कंपनी आप बना नहीं सकते? तो हंसने लगे, बोलते हैं क्या बकवास करते हो आशीष. कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, लेकिन क्या चीज़ कम है? मोटिवेशन. मुझे लगता है कि उसमें लिखा है ना, अपनी वेबसाइट पे लिखा है 100 मिलियन ज़ेनोगीज़, और रोज़ मैं 2 पत्थर लेता हूँ, ऐसे मारता हूँ. जानते किस लिए? पत्थर को मारने से क्या होता है? हाँ, और पत्थर को मारने से आग निकलती नहीं इतनी आसानी से, वो तो माचिस से निकलती है. वो होगा जब मेरे पास 50 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, मार्केटिंग को मैं हायर कर सकता हूँ, डेवलपर्स को हायर कर सकता हूँ, तब वो खट से माचिस लाया, आग लग गई. और जब पत्थर से आप जलाने की कोशिश करते हैं आग, तो मुश्किल काम है. तो मैं वही करता हूँ. तो मुझे उसके लिए एक ऐसा ग्रुप चाहिए
जो ग्रुप के लिए काम करें, ना कि खाली अपने लिए काम करें। दे आर पुलिंग फ्यूचर जनरेशन्स बाय देयर बूटस्ट्रैप्स। इन लोगों को ये एहसास था कि हम आगे की आने वाली जनरेशन को उठा रहे हैं अगर यहाँ पर हमको काम सिलेक्शन हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ जेस आर्बर, वी लर्न टू वॉक सो द अदर्स द वंस बिहाइंड अस कुड रन। जेस आर्बर बोलते थे कि हम यहाँ पर चलना सीख रहे हैं ताकि हमारे बाद जो आने वाले हैं वो दौड़ सकें। दे वेंट फार बियॉन्ड ब्रेकिंग द कलर बैरियर फॉर फ्यूचर नेवी ऑफिसर्स। और जो भी उन्होंने किया, वो जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा किया। खाली कलर बैरियर हटा नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा किया। द गोल्डन 13 क्लियर्ड मैनी पाथ्स फॉर देयर हायर्स टू मार्च ऑन द वे टू अचीविंग ग्रेट थिंग्स। इन गोल्डन 13 ने जो रास्ता क्लियर किया अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसके लिए पॉसिबल हो पाई। डाल्टन बो एक नया बंदा है, गॉट अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT। डाल्टन बो को अब बहुत यंग बंदा है, वो गोल्डन 13 खत्म हो गए, वो बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। अब एक नया आदमी है डाल्टन बो, उसको मास्टर्स डिग्री मिली है इंजीनियरिंग की MIT से, जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एंड बिकेम द नेवीज फर्स्ट ब्लैक चीफ इंजीनियर। और ये नेवी का पहला ब्लैक चीफ इंजीनियर बना है, सबसे बड़ा इंजीनियर। अरे सॉरी, ये उसी में से ही है, डाल्टन बो उसी में से ही है। उसको मास्टर्स डिग्री मिली MIT से और वो नेवी का पहला ब्लैक चीफ इंजीनियर बना। डेनिस नेल्सन रोज टू लेफ्टिनेंट कमांडर एंड रैन अ लिटरेसी प्रोग्राम दैट एजुकेटेड थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स एंड एनेबल्ड मेनी टू वोट फॉर फर्स्ट टाइम। डेनिस नेल्सन ने उसका प्रमोशन होते होते लेफ्टिनेंट कमांडर बन गया और उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया, इसका नाम था लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी प्रोग्राम मतलब लोगों को कम से कम बेसिक इंग्लिश हिंदी आ सके, इंग्लिश आ सके, पढ़ना आ सके, लिखना आ सके। और उसने हज़ारों सेलर्स को पढ़ना सिखाया और उनको वोट कराया पहली बार, जो एकदम गरीब जनता थी। रेगिनाल्ड गॉडविन रैन द नेवीज सिलेक्शन ऑफिस। रेगिनाल्ड गुडविन ने नेवी का जो सिलेक्शन ऑफिस था वो रन किया। और सैमुअल बार्न, ये भी बहुत बड़ा लेवल पर पहुंच करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की उसने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, और पहला ब्लैक ऑफिसर बना NCAA में, जो बहुत बड़ी संस्था है। सिल वाइट ने इलिनॉइस गवर्नर के कैबिनेट में काम किया और जज बन गया। भाई ये वही गोल्डन 13 के बारे में। गोल्डन 13 में से। ही एंड जॉर्ज कूपर एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स राइट एंड गेज राइट्स इन द नेवी डेकेड्स बिफोर गोइंग सो वॉज कॉमन और एक्सेप्टेड। और उसने और जॉर्ज कूपर ने पहली बार औरतों के राइट्स के लिए फ़ाइट किया और गे के राइट्स के लिए फॉलो किया, बहुत साल पहले जब ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती थी तब। द मोर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी गुड एंसेस्टर्स दैन अ ड्यूटीफुल डिसेंडेंट। ओ माई गॉड, कितनी अच्छी चीज़ बोली है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे एंसेस्टर बने बजाय कि एक ड्यूटीफुल डिसेंडेंट। मतलब देखिए, गुड एंसेस्टर मतलब मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं वो जब मेरे बारे में सोचें तो उनको लगे यार ये महान थे। और मैं इसको पिछले कई साल से सोचता हूँ। मुझे याद है जब पहली बार पापा वापा डांटते वाटते थे और मैं घर छोड़ के भागा था, फिर वापस आया था, तो मैंने सोचा कि जो मैं करूँगा ना उसकी वजह से नीचे आने वाली जनरेशन्स को लव मैरिज कर पाएगी। ठीक है, कर ले, क्योंकि मम्मी बोलती थी ऐसे, तुम अगर लव मैरिज करोगे हमारे बच्चे घर के लव मैरिज करेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है, कर ले। मैं अपने मन का काम करना चाहता हूँ ताकि यही देखकर बच्चे भी करें। ये मैं लिटरली सोचता था। मैं इस तरह से नहीं सोचता था कि मैं एंसेस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं ये भी सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा तो श्रीश, आप लोगों के जो बच्चों के बच्चे कभी अगर यूट्यूब जिंदा रहा तो देखेंगे अरे हमारे पिताजी के पिताजी वीडियो बनाते थे। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा एंसेस्टर बनूं कि मेरे आगे की आने की जनरेशन मुझे जब याद करे तो बोले हाँ यार इनकी वजह से बड़ा आराम हुआ, बजाय कि एक ड्यूटीफुल डिसेंडेंट। ये मत सोचिएगा कि मेरे पिताजी को क्या सही लगता है मैं वही करूं। पास्ट के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। Too many people spend their lives being custodians of the past instead of stewards of the future. पापा ऐसे ही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पास्ट के कस्टोडियंस हो जाते हैं। देखो भैया हमारे घर की रीति रिवाज ये है, इसको नहीं खराब करना है। कस्टोडियन मतलब केयर टेकर, किस चीज़ के? पास्ट के। बजाय इसके क्या होना चाहिए? स्टीवर्ड ऑफ द फ्यूचर, भविष्य को नया बनाने वाला, भविष्य को क्रिएट करने वाला। We worry about making our parents proud when we should be focused on making our children proud. हमको इसकी चिंता होती है कि हमारे पापा मम्मी और हमारे दादा दादी कितने
प्राउड होंगे हमारे लिए, जबकि हमको क्या सोचना चाहिए, हमारे बच्चे कितना प्राउड होंगे हमारे लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जनरेशन इज़ नॉट टू प्लीज आवर प्रेडिसेसर्स, इट इज़ टू इम्प्रूव कंडीशंस फॉर आवर सक्सेसर्स। हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अपने प्रेडिसेसर्स को, अपने पहले हमारे पूर्वजों को खुश करें, बल्कि हम आने वाले सक्सेसर्स को के लिए कंडीशंस को ठीक करें, ये हमारा काम है। Despite their historic achievements, the Golden 13 went unrecognized by the Navy for many years. इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन गोल्डन 13 ने फिर भी नेवी में बहुत सालों तक कोई पहचाना नहीं इनको। When they completed officer training in 1944, there was no graduation ceremony or celebration. जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1944 में, कोई सेरेमनी नहीं हुई, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। They were banned from other officers club at Great Lakes. और ऑफिसर बन गए, फिर भी जो बाकी क्लब्स थे ऑफिसर्स का, वहाँ इनको जाने के लिए अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक थे। 1987 अब हो गए ऑलमोस्ट 43 ईयर्स बीत गए उसको। द सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ गोल्डन 13 फाइनली रिटर्न्ड टू द प्लेस आउटसाइड शिकागो वेयर इट ऑल बिगैन। अब फिर से गोल्डन 13 के जो लोग बचे हुए लोग हैं वो इकट्ठे हुए शिकागो में, जहाँ ये सब शुरू हुआ था। The Navy's first black admiral presided over the dedication of a building to commemorate their achievements. नेवी का जो सबसे पहला ब्लैक एडमिरल था, एडमिरल सबसे बड़ा पोजीशन होता है मिलिट्री में, उसने इस पूरे फंक्शन को प्रिसाइड किया। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी और उसका ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी और ये उसका प्रिसाइड करा था। टू दिस डे when new recruits arrive for basic training, they enter the Golden 13 Recruit in Processing Center. आज अब सब उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी कोई नया बंदा आता है तो उसको एक गोल्डन 13 रिक्रूट इन प्रोसेसिंग सेंटर के गेट से गुजारा जाता है कि इसमें से गुजरो, ये तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया था, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला था। Even more than the place named in their honor, the Golden 13 were moved by the people they touched. उनके नाम से जगह का नाम रखा गया, गोल्डन 13 रिक्रूट इन प्रोसेसिंग सेंटर। और इससे भी ज़्यादा उनके नाम पे जो बिल्डिंग रखी गई है, उससे भी ज़्यादा उनको लगता है कि हमने लोगों की ज़िंदगी टच की। When they gathered for their first reunion 3 decades after completing training, most of them had only ever seen a handful of black officers together. जब ये इकट्ठा हुए थे पहली कुछ साल बाद, 30 साल बाद, अपनी ग्रेजुएशन करने के 30 साल बाद जब ये लोग इकट्ठा हुए थे, तब भी बहुत लोग नहीं थे, ब्लैक ऑफिसर्स बहुत कम थे। नाउ एन एंटायर ऑडिटोरियम वॉज फिल्ड विथ हंड्रेड्स हु हैड वॉक्ड थ्रू द डोर दे ओपनड। और अब तो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है ब्लैक से, जो पहले हैंडफुल थे, बहुत कम थे। कैप्टन आफ्टर कैप्टन केम अप टू देम टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड। एक के बाद एक कैप्टन 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 आते जाते थे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से, आपकी वजह से, एंड वी ओ इट ऑल टू यू। सब बोलते थे आपकी वजह से हमारे को हुआ है सर, ये हम आ पाए आपकी वजह से। द गोल्डन 13 वर डाउटेड बाई मैनी पीपल अराउंड देम। गोल्डन 13 जब अपने टाइम पर थे तो उनके आसपास में बहुत से लोग थे जो उनको डाउट करते थे। दे हैड देयर शेयर ऑफ मोमेंट्स ऑफ डाउटिंग देमसेल्व्स, और बहुत बार तो ये लोग खुद को भी डाउट करते थे। बट दे बिलीव्ड इन वन अनदर, लेकिन इनको एक दूसरे के ऊपर बिलीव था। एंड दे वर डिटरमाइंड टू पेव द वे फॉर अदर्स, और उनको पक्का था कि हम दूसरों के लिए रास्ता खोलेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू कन्फ्रंट ऑब्स्टिकल्स अलोन। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, आप अकेले भी मुश्किलों को कन्फ्रंट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। येट वी रीच द ग्रेटेस्ट हाइट्स व्हेन वी अटैच आवर बूट स्ट्रैप्स टू अदर पीपल्स बूट। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी हाइट्स तक पहुंचना है तो आपको अपने बूट स्ट्रैप्स को दूसरों के बूट्स के साथ में अटैच कर देना चाहिए, ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए। इफ़ मल्टीपल क्रेडिबल सपोर्टर्स बिलीव इन अस, इट इज़ प्रॉबेबली टाइम टू बिलीव इन देम। अगर ढेर सारे क्रेडिबल लोग, सपोर्ट करने वाले लोग हमको बिलीव करते हैं, तो भाई ये वही टाइम है जिसमें कि आपको भी उनको बिलीव करना चाहिए। इफ़ इग्नोरेंट नेसेयर्स डोंट बिलीव इन अस, इट माइट बी टाइम टू प्रूव देम रॉन्ग। और बहुत से इग्नोरेंट, बेवकूफ़ नेसेयर्स, बस ना करने वाले लोग आपको बिलीव नहीं करते हैं, तो अब ये टाइम है कि आप उनको गलत प्रूव करिए। एंड व्हेन आवर फेथ फॉल्टर्स, इट्स वर्थ रिमेंबरिंग व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। और जब भी आपकी उम्मीदें फॉल्टर करें, डगमगाएं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप किस लिए लड़ाई कर रहे हो। जब भी मैं बिलीफ शब्द सुनता हूँ ना, कहीं पढ़ता हूँ उसकी वजन के साथ में, तो मुझे याद आता है मैट्रिक्स का लास्ट सीन,
थर्ड पार्ट में ऑरेकल ज़िंदा हो जाती है। उसके पहले ऑरेकल ने अपने आप को जान दे दिया था 2 बार, और जब दूसरी बार आई मैट्रिक्स में तो मॉर्फियस नहीं, नियो पूछता है कि तुम्हारा तो चेहरा बदला हुआ है। बोलती है हाँ बदला हुआ है। तो वो बोलती सॉरी, मैं अब मेरा चेहरा बदल गया है, तो मुझे पहचान नहीं पा रहे, उसके लिए मुझे माफ़ करो। तो बोलता है ये सब क्यों? बोलती है इसके पहले मैंने किसी चीज़ को बिलीव किया था और उसके लिए मुझे जो प्राइस देना पड़ा वो ज़्यादा था जितना मुझे देना था उससे कहीं, मतलब मुझे मरना पड़ा उसके लिए। अब फिर से मैं आई हूँ बिकॉज मैं अभी भी वही बिलीव करती हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, और मैं काम कर रही हूँ। अब क्वेश्चन ये है, तुम्हें अगर बिलीव हो तो जाओ तुम भी काम करो। और फिर लास्ट में वो फिर से ज़िंदा हो जाती है, और उसके पास एक उसका केयर टेकर था, साइफर कुछ नाम था, एक चिंकी लड़का था जो उसके लिए फ़ाइट करता था हमेशा। तो वो आकर पूछता है लास्ट में ऑरेकल से, डिड यू नो दैट ऑल दिस विल हैपन? तुम्हें पता था ऐसा सब होगा, फाइट वाइट होगा और सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा? तो वो बोलती है नो। लास्ट डायलॉग है मूवी का, आई बिलीव्ड। ये जो बिलीव का काम है ये ऐसा है जैसे कि एक पत्थर के ऊपर आप एक मूर्ति बना रहे हैं, तो जो पहली बार किसी मूर्ति को बनाएगा वो तो बहुत बदसूरत होगी, और खूबसूरत मूर्ति बनेगी बहुत सालों की प्रैक्टिस, डेडिकेशन और प्यार से, कि आपको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ जो बहुत खूबसूरत हो। हम लोग जो मूर्ति लेकर आए हैं भगवान राम और कृष्ण की और राधा की, वो बहुत बारीक नहीं है। बेचारे जो बच्चे काम करते हैं वो सब बहुत गरीब लोग थे, मूर्तिकार नहीं थे। हाथ देखो तो राधा की उंगलियां छोटी छोटी लगती हैं। आप जब कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके मन में धीरे धीरे ये आना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये। आप ट्रेल को ब्लेजिंग तभी कर सकते हैं, रास्ता तभी दूसरों के लिए खोल सकते हैं जब आपको लगता है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इस पूरी टैलेंट वाले सीरीज़ को इंडिया में कम से कम 10 शहरों में चलाऊंगा, फिजिकली चलाऊंगा। अभी आगे कुछ चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, उसका नाम है सिस्टम ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अभी तक तो हम खाली खुद का या किसी ग्रुप के लिए बात कर रहे थे। आगे भैया हम पूरे सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे। अगर टैलेंट खोजना है सबका, पूरे देश के हर बच्चे का खोजना है तो ओपनिंग द डोर्स एंड विंडोज़, के जो दरवाजे बंद हैं दूसरों के लिए वो खोलें।